नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब्स के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आज हम लोग हिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद के बारे में डिस्कशन करने चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप सबको पता है कि महाजनपदों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 16 थी। इनकी महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16 थी। और बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में इनकी संख्या 16 मिलती है, लेकिन एक हमारा अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ है जिसमें इनकी संख्या 22 तक देखने को मिलती है। तो आप उसको इग्नोर करिएगा। नॉर्मली संख्या जो तर्कसंगत और प्रमाण युक्त लगती है वो संख्या है 16। थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड पर चलते हैं और महाजनपदों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो, अगर यूनिट की बातचीत करें तो चाहे तो आप ऋग्वेद काल की बात करो, ऋग्वैदिक काल की बातचीत करो, और ऋग्वैदिक काल से धीरे धीरे विकास किया आपने और उत्तर वैदिक काल तक आए। कहां तक? उत्तर वैदिक काल तक आए। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी ई से लेकर कितना 1000 बीसीई तक माना जाता है, बिफोर कॉमन इरा। और उत्तर वैदिक काल जो है वो लेटर वैदिक इरा जो है वो 1000 बीसीई से लेकर कितना माना जाता है? लगभग लगभग इसको 600 बीसीई माना जाता है। जैसे उत्तर वैदिक काल खत्म हो रहा है वैसे ही महाजनपदों का उद्भव देखने को मिल रहा है। और महाजनपदों के बारे में बातचीत करें तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। 6वीं सदी या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये बातचीत देखने को मिल रही है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए, अगर हम बातचीत करें यूनिट के स्तर पर तो जनपद एकाएक नहीं उद्भव हुए कि अचानक से आपके सामने प्रस्तुत हो गए हो, आपने देख लिया, नहीं। इनके उद्भव का एक क्रम देखने को मिलता है और ये यूनिट मिलती है कि सबसे छोटे स्तर पर जो था वो कुल का निर्माण होता था। कुल कुल के बाद अगर हम आपसे बातचीत करें, दूसरी जो यूनिट होती थी उसको हम कहते थे कुल को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था। फिर गांव को मिलाकर एक विश्व का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? विश्व का निर्माण होता था। और कई विश्व को मिलाकर किसका निर्माण होता था? जन का निर्माण होता था। और फिर कई जनों को मिलाकर किसका निर्माण होता था? जनपद का निर्माण होता था। और कई जनपदों को मिलाकर किसका निर्माण होता था? महाजनपद का निर्माण होता था। तो हमारी जो यूनिट है, फाइनल यूनिट है ये। तो सबसे छोटी यूनिट परिवार के स्तर की, कई परिवारों को मिला दिया गया, ग्राम का निर्माण हो गया। कई गांव को मिला दिया गया, विश्व बन गए। कई विश्वों को मिला दिया गया, जन बन गए। कई जनों को मिला दिया गया, जनपद बन गए। और कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद का निर्माण हो गया। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें, ऋग्वैदिक काल की बातचीत करें तो ऋग्वैदिक काल में जन शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। ऋग्वैदिक काल में जन शब्द देखने को मिलता है, ये शब्द प्रयोग में आ रहा है। वहीं उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में बातचीत करें, लेटर वैदिक पीरियड की बातचीत करें तो जनपद जो टर्म है वो देखने को मिल रहा है। मतलब ऋग्वैदिक काल में महाजनपद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और उत्तर वैदिक काल में भी महाजनपद का कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिल रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा, महाजनपदों का उद्भव जो होता है वो कई जनपदों को मिलाने के बाद होता है। अब यहीं पर ध्यान समझिएगा, ये जो जनपद थे, जो उत्तर वैदिक काल में जनपद थे, इन्हीं जनपदों को मिलाकर, मतलब कि कई जनपदों को मिलाकर, या उत्तर वैदिक कालीन कई जनपदों को मिलाकर, कई जनपदों को मिलाकर कई जनपदों को मिलाकर महाजनपद बनते हैं। ये बिल्कुल महाजनपद काल का ये नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला। ठीक, चलिए अब हम आगे बातचीत करें। हमारे पास में महाजनपदों के बारे में स्टार्टिंग में ही अभी बताया कि भैया 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो कुछ बौद्ध ग्रंथ है और कुछ जैन ग्रंथ है। और बौद्ध ग्रंथ की बातचीत करें तो अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, ध्यान समझना,
अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में इनकी संख्या कितनी मिलती है? जनपदों की संख्या की बातचीत करें तो 16 महाजनपद यहां पर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम जैन ग्रंथ की बातचीत करें, तो जैन ग्रंथ आपका क्या है? तो जैन ग्रंथ की बातचीत करें तो आप देखोगे भगवती सूत्र है। कौन सा? भगवती सूत्र है। और भगवती सूत्र में भी कितने जनपद देखने को मिलते हैं? मतलब ये दोनों प्रमाण देते हैं 16 महाजनपदों की पुष्टि करते हैं। 16 महाजनपदों की पुष्टि करते हैं। वहीं अष्टाध्यायी, अगला स्टार बना के लिख लीजिएगा, वहीं अष्टाध्यायी से हमें 22 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो टोटल महाजनपद हमारे पास में कितने हमको पढ़ने हैं? टोटल अगर हम आपसे बातचीत करें तो 16 महाजनपदों के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखो, 600 BCE की अगर हम आपसे बातचीत करें, 600 शताब्दी ईसा पूर्व की बातचीत करें, बिफोर कॉमन इरा की अगर हम बातचीत करें, तो यहां पर सत्ता के 2 स्वरूप दिखाई देते हैं। सत्ता के कितने स्वरूप दिख रहे हैं? 2 स्वरूप। एक स्वरूप जिसको आप राजतंत्रात्मक कहते हो, और दूसरा गणतंत्रात्मक। दूसरा क्या है? गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब समझिए, यहां पर राजा का उत्तराधिकारी होगा। गणतंत्र व्यवस्था में क्या हुआ? चुना हुआ व्यक्ति क्या बनेगा? राजा या महाराज की उपाधि को धारण करेगा और शासन संचालन का कार्य करेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अब जब हम आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था है या जो सत्ता है, इसमें शक्ति का संकेंद्रण किसके पास में रहता है? तो हम कहेंगे भैया, शक्ति का संकेंद्रण राजा के पास में रहता है। और राजाओं की शक्ति के नीचे बड़े बड़े राज्यों का उद्भव होता है। मतलब अगर हम आपसे बातचीत करें तो यहां पर एक लाइन में क्या लिखेंगे? राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजाओं की शक्ति के नीचे, शक्ति के तले बड़े बड़े राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजाओं की शक्ति के तले बड़े बड़े राज्यों का उद्भव हुआ, जिसे महाजनपद कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे महाजनपद कहा गया। जिसे महाजनपद कहा गया। अब चलिए हम शॉर्ट टर्म बातचीत करते हैं महाजनपदों के बारे में। देखिए, टोटल अगर हम आपसे बातचीत करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो महाजनपद के नाम, और दूसरा जो है वो है राजधानी। मतलब ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा। और अगर छोटा सा हम पॉइंट अगर बढ़ाना चाहें तो एक पॉइंट और हम कह देंगे। एक पॉइंट क्या भैया? क्षेत्र के बारे में बता देंगे कि वर्तमान समय में ये किस क्षेत्र में महाजनपद या राजधानी कहाती। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं किसके बारे में? तो काशी से शुरू करते हैं, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी। अब काशी की अगर हम आपसे बातचीत करें तो काशी की जो राजधानी थी वो क्या रखी गई थी? तो वाराणसी काशी की राजधानी थी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। और वर्तमान समय का जो वाराणसी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र के आसपास में हमारा ये काशी महाजनपद फैला हुआ था। ये बेसिकली अगर हम आपसे बातचीत करें
तो ये जो काशी है या वाराणसी जो राजधानी है, ये वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बीच में स्थित है। दो नदियां कौन कौन सी? वरुणा और 80 नदियों के संगम पर स्थित है। वरुणा और दूसरा कौन है? 80 नदियों के मध्य में स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम वाराणसी पड़ा। ये दोनों नदियां हैं और इन दोनों नदियों के बीच में स्थित होने की वजह से वाराणसी का नाम पड़ा। ठीक, दूसरे महाजनपद की बातचीत करें। दूसरा जो महाजनपद है वो अगर हम कहें तो है कुरु। कुरु, कुरु राजवंश। आप लोग खूब सीरियल देखते हो, महाभारत है ना, देखते हो ना। तो कुरु की राजधानी की बातचीत करें तो इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ के बारे में बातचीत करें तो वर्तमान समय का अगर क्षेत्र देखोगे, दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, दिल्ली के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें जो थानेसर हरियाणा वगैरह वाला क्षेत्र है, थानेसर, या अगर हम बातचीत करें मेरठ वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और यही है, भगवान विश्वकर्मा ने इसी नगरी को बसाया था, इंद्रप्रस्थ को। ठीक है, तीसरा जो महाजनपद है वो कौन है? मगध। बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद है मगध। मगध की राजधानी क्या है? तो मगध की राजधानी राजगृह या फिर आप कहिए गिरिव्रज। राजगृह कह दीजिए या फिर गिरिव्रज। और वर्तमान समय की बातचीत करें तो इसके आसपास में कौन सा क्षेत्र है? तो पटना और गया का जो क्षेत्र है, कौन सा? पटना और गया वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत शामिल होता है। ठीक, अगले महाजनपद के बारे में बातचीत करें, चौथे महाजनपद के बारे में, तो चौथा महाजनपद है वज्जी। इसकी राजधानी क्या है? मिथिला, विदेह या वैशाली। मिथिला, विदेह या फिर वैशाली, ये नाम देखने को मिलते हैं किसके? वज्जी संघ के। और अगर हम आपसे बातचीत करें तो ये क्षेत्र जो है वो मुजफ्फरपुर के आसपास फैला हुआ है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास क्या है? ये वाला क्षेत्र फैला हुआ देखने को मिलता है। अगले अगर हम आपसे बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में, पांचवा आपका कौन सा महाजनपद है? तो मल्ल है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा, कुशीनारा थी। ठीक, आज का जो गोरखपुर का एरिया है, देवरिया और गोरखपुर का एरिया है, वही मल्ल के अंतर्गत आता था। तो देवरिया एवं गोरखपुर का जो क्षेत्र है, गोरखपुर का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता था? तो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें, अगला महाजनपद है हमारा छठा, जिसको आप कहते हो चेदी। चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? सुक्तमती या शक्तिमती। सुक्तमती या फिर शक्तिमती। और वर्तमान समय की बातचीत करें तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वो बेसिकली चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक, अगले 7 नंबर बातचीत करें तो महाजनपद हो गया, राजधानी हो गया और क्षेत्र। 7वां महाजनपद है वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशांबी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशांबी। और ये क्षेत्र कहां है? तो वर्तमान जो प्रयागराज का क्षेत्र है, प्रयागराज के जो आसपास का क्षेत्र है, प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र, के आसपास का क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? तो हम कहेंगे भैया ये देखोगे तो वत्स महाजनपद के अंतर्गत आता है। अगले 8 नंबर की बातचीत करें, 8 नंबर महाजनपद कौन है? तो कौशल है या कौशल कह लीजिए, है ना। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत है। श्रावस्ती या फिर क्या कहिए? साकेत। ठीक, वर्तमान समय की बातचीत करें तो आप देखोगे जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, फैजाबाद अयोध्या वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। और थोड़ा सा बात अगर हम एक्स्ट्रा बढ़ाएं तो श्रावस्ती वही क्षेत्र है जहां पर बुद्ध ने अपने जीवन काल के 21 वर्षा काल व्यतीत करे। 21 वर्षा काल, सर्वाधिक वर्षा काल आप कह सकते हैं वो श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध जी ने व्यतीत करे।
अगले की बातचीत करें नवे महाजनपद के बारे में, तो अंग है। अंग की राजधानी क्या है? तो अंग की राजधानी है चंपा। चंपा। और वर्तमान समय में इसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? तो भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक। अगली बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में, अगर हम कहें तो अगला है 10 नंबर आपका कौन सा महाजनपद है? तो हम कहेंगे भैया 10 नंबर में मत्स्य है। मत्स्य के बारे में बातचीत करें, मत्स्य की राजधानी है विराटनगर। क्या राजधानी है? विराटनगर। और वर्तमान समय की बातचीत करें तो जयपुर के आसपास जो राजधानी है राजस्थान की, उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम 11वें की बातचीत करें, अगला जो है वो है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन महाजनपद था, इसकी राजधानी मथुरा। और वर्तमान समय का जो मथुरा क्षेत्र है वो बेसिकली सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत आता था। वहीं अगर 12वें महाजनपद की बातचीत करें, अस्मक है। अस्मक है। अस्मक की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान। और वर्तमान समय में जो गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र है, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, वो अगर आप देखोगे तो हम आपको बताएंगे कि यही आपका अस्मक वाला अस्मक महाजनपद के अंतर्गत आता था। वहीं अगर 13 की बातचीत करें, 13वां गंधार है। गंधार महाजनपद की राजधानी क्या? तक्षशिला। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। वर्तमान समय में अगर हम आपसे बातचीत करें, रावलपिंडी और पेशावर वाला जो क्षेत्र है पाकिस्तान, पेशावर और रावलपिंडी वाला जो क्षेत्र है ये बेसिकली किसके अंतर्गत आता था? तो गंधार महाजनपद के अंतर्गत आता था। वहीं अगर हम अगली बातचीत करें 14वें महाजनपद की, तो अगला है कंबोज। कंबोज की जो राजधानी है वो हाटक। कंबोज की राजधानी क्या थी? तो हम कहेंगे हाटक, या इसको राजपुर भी कहते हैं, राजपुर के नाम से भी जानते हैं। और वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें, ये कश्मीर के आसपास का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता था आपका कंबोज गणराज्य। ठीक। अगली 15वें की बातचीत करें, 15वां आपका गणराज्य कौन सा था? तो 15वें गणराज्य के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो है पांचाल। पांचाल। और पांचाल के दो हिस्से, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल के बारे में अगर हम आपसे बातचीत करें तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहित छत्र थी। अहित छत्र। अहित छत्र। और वही पांचाल, दक्षिणी पांचाल की बातचीत करें तो इसकी राजधानी क्या थी? तो हम कहेंगे कांपिल्य। क्या राजधानी थी? कांपिल्य। ध्यान समझना, उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी? अहित छत्र। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी? कांपिल्य। और बरेली बदायूं वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता था। बरेली बदायूं ये वाला जो क्षेत्र है इसके पांचाल के अंतर्गत आता था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिकली यही वो राज्य था जहां पर गुरु द्रोणाचार्य का नाम महाभारत जब आप लोग सीरियल वगैरह देखते हो तो यहां पर ये फेमस होता है। ठीक है। वही अगर हम अगली बातचीत करें 16वें के बारे में, तो अवंती। और अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। उज्जैनी। वर्तमान समय में बातचीत करें तो मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला क्षेत्र है, मालवा वाला जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का मालवा जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है अवंती। ठीक है। और बेसिकली इसकी दो राजधानी थी, एक उज्जैनी थी और दूसरी माहिष्मती। दूसरी राजधानी क्या देखने को मिलती है? माहिष्मती। अब देखो थोड़ी सी बातचीत हम एक्स्ट्रा यहीं पर करेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है। देखो ये तो बेसिकली क्या थे? महाजनपदों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अगर हम देना चाहें आपको अतिरिक्त, तो आप देखोगे यहां पर ना कि सबसे पहले देखते हो कि काशी का नाम सबसे पहले लिया गया है। महाजनपदों में सबसे पहला नाम किसका लिया मैंने? काशी का नाम। ये देखो काशी का नाम। प्रारंभ में काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था।
और अगर आपसे बातचीत करें तो सबसे शक्तिशाली जो शासक था यहां का, काशी का था, वो ब्रह्मदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त था। बाद के समय में आप देखोगे काशी थोड़ा सा कमजोर हुआ और काशी को लेकर मगध और कौशल के बीच में क्या हुआ? एक सत्ता का संघर्ष चलने लगा, दो लोगों के बीच में, मगध के बीच में और कौशल के बीच में। अब काशी का राजा सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। ठीक है, अगर हम आपसे बातचीत करें बाद के समय में जब काशी कमजोर हुई तो कौशल के राजा ने क्या किया? कौशल के राजा ने, अगर हम आपसे बातचीत करें तो कौशल के राजा कंस ने अंततः काशी को जीत लिया और जीतने के बाद अपने में क्या कर लिया? मिला लिया। फिर मैंने एक शब्द बोला कि भैया क्या हुआ? मगध और किसके बीच में? मगध और बेसिकली कौशल के बीच में काशी को लेकर विवाद था। तो इस उत्तराधिकार का जब क्रम हम हर्यक वंश वगैरह पढ़ेंगे तो हम आपको यहीं पर बताते हैं कि भैया यहां पर देखते हो कौशल का राजा प्रसेनजीत था और वही मगध का राजा जो था वो बिंबिसार था। ठीक है, बिंबिसार और प्रसेनजीत। तो ये क्या होता है? काशी के विवाद को सुलटाने के लिए ऐसा समझिए, प्रसेनजीत की बहन रहती है, बहन का नाम रहता है महाकोशला। क्या नाम रहता है? महाकोशला। महाकोशला का विवाह बिंबिसार के साथ कर दिया जाता है और काशी एक प्रकार से मानिए दहेज के स्वरूप में दे दिया गया। किसके रूप में? दहेज के रूप में काशी को बिंबिसार को सौंप दिया गया। लेकिन फिर समझो, आपको पता होगा बिंबिसार की हत्या करके उसका पुत्र जो है अजातशत्रु सत्ता पर बैठा। तो जब सत्ता पर बैठे तो ये भाई प्रसेनजीत साहब फिर गुस्सा हो गए, राजा प्रसेनजीत फिर गुस्सा हो गए। तो राजा प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच में दो बड़े युद्ध देखने को मिलते हैं। पहले युद्ध में अजातशत्रु जीतता है और दूसरे युद्ध में दूसरे युद्ध में अगर हम आपसे बातचीत करें प्रसेनजीत जीतता है। तो प्रसेनजीत जब युद्ध जीतता है तो अजातशत्रु को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद प्रसेनजीत अपनी पुत्री और पुत्री का नाम अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे वाजिरा। पुत्री का नाम क्या? वाजिरा। वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर देते हैं और अजातशत्रु से करने के बाद क्या करते हैं? काशी को दहेज के रूप में दे देते हैं। तो काशी वाला सिस्टम भी खत्म। काशी किसके अंतर्गत आ जाता है? मगध वाले क्षेत्र में। और बाद के समय में हम आगे अभी पढ़ेंगे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है, मौर्यन एम्पायर, हर्यक वंश, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो जब हम डिटेल करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो थोड़ी सी ये जानकारी आपके लिए एक्स्ट्रा थी और इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नक्शे में अगर हम आपसे बातचीत करें, जरा नक्शा देखिएगा। ये नक्शा एनसीईआरटी से हमने उठाया है, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। जरा देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम आपसे बातचीत करें इसके बारे में, बोर्ड पर फोकस करते हुए देखिएगा। देखो सबसे पहले हम बातचीत करें अंग और चंपा के बारे में। ये महाजनपद था, ठीक, महाजनपद था। मगध के बारे में बातचीत करें तो मगध राजगीर देख लो, वज्जी वैशाली, ठीक, मल्ल कुशीनारा। ठीक है, आगे देखो, आगे अगर हम आपसे बातचीत करें कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, ये देखो। वहीं अगर पांचाल की अहिच्छत्र या कांपिल, इधर देखो। इधर अगर हम कंबोज के बारे में आपसे बातचीत करें तो कंबोज की राजधानी क्या थी? तो कंबोज की राजधानी हाटक थी। हाटक, कंबोज की राजधानी यहीं पर हाटक कर देते हैं, हाटक, ये कंबोज की राजधानी हो गया। वहीं अगर हम गंधार की बातचीत करें तो गंधार की राजधानी क्या है? ये तक्षशिला है, ठीक। वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें सूरसेन की राजधानी क्या है? रेड पेन चेंज कर देते हैं, सूरसेन की राजधानी मथुरा, देख लीजिए। वहीं अगर हम बातचीत करें मत्स्य की राजधानी विराटनगर, देखो यहां विराटनगर कहीं पर कर देते हैं, विराटनगर, ये क्या हो गया? विराटनगर। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो राजस्थान का आज का क्षेत्र है। वहीं अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी, माहिष्मती उज्जैनी, ठीक। वहीं अगर हम बातचीत करें आपसे कौशांबी के बारे में तो कौशांबी की राजधानी क्या है? जरा सोचिएगा, कौशांबी की राजधानी मैंने आज अभी बताया, सॉरी, वत्स है। वत्स की राजधानी क्या है? वत्स की राजधानी कौशांबी। वत्स की राजधानी क्या है? कौशांबी है। वत्स की राजधानी कौशांबी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। और वहीं अगर हम आपसे बातचीत करें कौशल, देखोगे अगर हम आपसे बातचीत करें कौशल की राजधानी क्या देखने को मिलती? श्रावस्ती, दिख रही? ये देखो, ये आपके महाजनपदों के बारे में हो गए। और चेदी के बारे में बातचीत करें, ये आपका चेदी बचा रह गया। चेदी की राजधानी क्या है? तो सुक्तुमती या शक्तिमती, सुक्तुमती या फिर क्या कहिए, सुक्तुमती या शक्तिमती इसकी राजधानी, ठीक है।
तो ये महाजनपदों के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। आशा करते हैं सेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और समझ में आया हो तो आप लोग सेशन को लाइक शेयर किया करें भाई, अच्छा लगता है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? तो टेलीग्राम चैनल के बारे में बातचीत करें तो GKGS बाई सुधांशु सर, सुधांशु सर, GKGS बाई सुधांशु सर, ये आपका टेलीग्राम चैनल। वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है अगला टॉपिक आपको हिस्ट्री का कौन सा चाहिए। हालांकि हम सीक्वेंस से चल रहे हैं, आप जो कह दोगे तो उसको भी करा देंगे। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, हाँ, अपने सभी ग्रुप्स तक शेयर किया करिए। जो भी आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिन भी ग्रुप्स में आप जुड़े हो टेलीग्राम पर, उनमें शेयर करो। और सब्सक्राइब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक था, छोटा सेशन था 20 मिनट का। हमने इसको महाजनपदों के बारे में आपको पढ़ाने का प्रयास किया। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।